वेलकम बैक। आज हम रिवीजन करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का। ठीक है, फटाफट शुरू कर देते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो उस भी हम देख लेंगे। तो 1955 का है, याद रखना। बाकी एक्ट हिंदू लॉ से संबंधित कौन से ईयर के हैं? 1956 के हैं। ठीक है, ये कितने का? 1955 का है। ठीक है, नाउ एक्ट नंबर कौन सा है? 25। 25 एक्ट नंबर का मतलब होता है उस सन में कौन से नंबर पे आया था। मान लो किसी के 5 बेटे हैं, तो चौथे नंबर पे कौन सा बेटा आया था। तो हमें ये नहीं बताना, जानना कितने एक्ट आए, हमें ये जानना है कि 25 नंबर पे आया था। ठीक है, 18 मई 1955 को ये पास हुआ था। ठीक है, बाई प्रेसिडेंट। देखो इसका इंट्रो क्या बोलता है? हिंदुओं के, सॉरी, लॉन्ग टाइटल क्या बोलता है? हिंदुओं के विवाह संबंधित विधि को क्या करता है? हिंदुओं से के विवाह संबंधित विधि को संशोधित करता है और संहिताबद्ध करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एक्ट में। ठीक है, कब आया है? भारत गणराज्य के छठे वर्ष में, ये नहीं पूछा गया है। ठीक, नाउ संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल क्या है? अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा हुआ है तो वहां पे ये सब पूछा जाता है ना। शॉर्ट टाइटल मतलब इसका छोटा नाम क्या है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसका नाम है। कहाँ लागू होगा? तो यहाँ लिखा है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पे है। देखिए ये जो है ऑनलाइन मैंने डाउनलोड किया है, तो ये गलत है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पर भी अब ये लागू होता है। ठीक है ना, 2019 से। ओके, कहाँ लागू होता है इसका विस्तार? संपूर्ण भारत पर है। चलो, दो चीज हो गया। ये दोनों चीज कहाँ है? सेक्शन 1(1) और 1(2) में। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिनियम का लागू होना। अधिनियम किस पर लागू होगा? हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा ऐसे किसी भी व्यक्ति पे जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी होते हैं, धर्मतः हिंदुओं। मतलब जिसको देखकर आपको लगता है कि ये हिंदू धर्म का कोई भी वर्ग हो सकता है, वो हिंदू के अंतर्गत आते हैं और उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। देखो ना, दूसरा क्या कहता है? 2B क्या कहता है? 2(1)B कि हिंदू धर्म के अंदर जैन, बौद्ध, सिख होंगे। तो यहाँ पे हिंदू को जैन, बौद्ध, सिख नहीं बता रहा है। जब ये एक्ट लागू करना होगा, जब जैन के विवाह का, बौद्ध के विवाह का या सिख के विवाह या तलाक का संबंधित कोई लॉ होगा, तो उसको किस विधि के अंतर्गत लिया लगाया जाएगा? हिंदू मैरिज एक्ट विधि के अंतर्गत लगाया जाएगा। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वो गवर्न होगा। ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो राज्य जिस पर अधिनियम का विस्तार है अधिवासित हो और धर्मता, तो किस पर लागू नहीं होगा? सी के अनुसार मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी है, उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, और किसी ऐसे व्यक्ति पर जो इन चारों के अलावा होने के अलावा कोई पांचवा है और उस राज्य क्षेत्र में उसको देख के लगता है कि वो हिंदू नहीं होगा या उसे हिंदू के विधि के अनुसार अधिनियमित नहीं किया जाना चाहिए, तो उस पर हिंदू विधि लागू नहीं होगी। ठीक है, नाउ इसके अन्य कौन हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख होंगे जिस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा? कोई भी अपत्य मतलब अवयस्क कोई बालक जो चाहे धर्मज है या अधर्मज है, जिसके माता पिता दोनों ही धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। मतलब अगर माता पिता में से कोई एक हिंदू है, दूसरा बौद्ध, जैन, सिख है, या कोई एक बौद्ध है, एक जैन, सिख है, कोई एक जैन है, एक बौद्ध है, मतलब कोई भी इन चारों में से कोई भी पेरेंट्स। ठीक है, अलग अलग धर्म में से भी हो सकते हैं, या जिनकी माता पिता में से कोई एक धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य था। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है माता या पिता में से कोई कोई एक ही या तो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, और बाकी जो दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल अगर माता हिंदू है या बौद्ध है, जैन है, सिख है और दूसरा किसी और धर्म का है, और बच्चा जिस हिसाब से पला है, अगर वो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख में से किसी के हिसाब से भी पला है, मतलब जो भी उसकी माता है, ठीक है, तब वो हिंदू होगा। या उसका पिता चारों में से कुछ है और उस हिसाब से वो पला है, तब उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करके भी इन चारों में से कुछ बन गए हैं, उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। ठीक, चलो, जनजाति पर ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार 366(25) आर्टिकल 366 खंड 25 संविधान के अंतर्गत नोटिफिकेशन द्वारा ऐसा नियम न बना दे। ठीक है, हिंदू पद के अंतर्गत ऐसा अर्थ लगाया जाएगा
मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो धर्मतः हिंदू नहीं है, तथापि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे अधिनियम इस धारा के अंतर्गत बंधुओं पर लागू हो सके। ठीक है, ये नहीं पूछने वाले हैं। चलो देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो आता है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, रूढ़ी या प्रथा। किस सेक्शन में? 3A में है। क्या है रूढ़ी प्रथा? इतना दीर्घकालिक है, ठीक है, इतने लंबे समय से है कि किस, और क्या है? दीर्घकालिक है। देखो इसको ध्यान रखना, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी है। रूढ़ी प्रथा किसको बोलते हैं? क्या हो? दीर्घकालिक हो, लंबे समय से हो, निरंतर हो, और क्या हो? एक समान बनी हो। जो नियम पहले था वो अब भी चली आ रही है, ठीक है, में अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, किसी जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, ठीक है। परंतु यह तब क्या कि वह नियम निश्चित हो। कैसा हो? वह नियम निश्चित हो, ठीक है, वो रूढ़ी निश्चित हो, प्रथा निश्चित हो, और अयुक्त युक्त न हो, और लोक नीति के विरुद्ध न हो। जैसे कि बहुपति विवाह कुछ जनजातियों में उत्तराखंड के पाया जाता है, ठीक है, और ठीक है, चूंकि उत्तराखंड इंडिया में इसलिए इसका उदाहरण ले रहे हैं, ठीक। परंतु यह और भी कि ऐसे नियमों की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना की गई हो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुपति विवाह चल रहा है, बीच में 1-2 पीढ़ी ने उसको बंद कर दिया था, तो फिर वो दोबारा प्रथा नहीं बनेगी, आपको उसको रोकना नहीं है। एक जैसे वो लागू था, लगातार चला आ रहा है, ठीक है। 3B में जिला न्यायालय दिया है। 3C में पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त दिया है। देखो ये इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है, पूर्ण रक्त क्या होता है और अर्ध रक्त क्या होता है, ठीक है। जब क्या होता है, माता और पिता, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं, तब भी पूर्ण रक्त होते हैं, ठीक है। एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा होते हैं। और अर्धरक्त वो होता है जब पिता एक ही है पर पत्नियां क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, जिसको हम लोग सौतेली माँ बोल देते हैं ना, तो उसको अर्धरक्त कहते हैं। अब दूसरा जो है एकोदर रक्त है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछते हैं किस सेक्शन में? 3D में है। 3D में क्या है? जब माँ तो एक हो लेकिन फादर अलग अलग हो, ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं सौतेला भाई। ये नहीं, सौतेला भाई या सौतेला बहन कुछ नहीं होता है। जब माँ सौतेली है तो भाई क्या होगा, या बहन जो भी है आपकी, वो क्या होगी? अर्धरक्त होगी आपसे, ठीक है, आपका हाफ ब्लड तो होगी। और जब माँ एक है लेकिन पिता अलग अलग है, तो इसको एकोदर रक्त कहेंगे, ठीक है। नाउ 2 में भी दे 2-1 में सपिंड नातेदारी है। देखो क्या है ये? जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसके ऊपर वाली, मतलब माता को छोड़कर उससे ऊपर वाली 3 पीढ़ी, पिता के माध्यम से उसको छोड़कर उससे ऊपर वाली 5 पीढ़ी हुई, ठीक है, एक ही सपिंड नातेदारी में आएंगे। हर एक दशा में वंश परंपरा संपीड़ित व्यक्ति है जिसे पहली पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चलेगी, ठीक है। जबकि सपिंड क्या है? जिनके पूर्व पुरुष हो, या जब उनका ऐसा करना एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष जो निर्देश उनमें से किसी भी के भी प्रति हो, उसके सपिंड नातेदारी में। फॉर एग्जाम्पल एक सपिंड क्या होते हैं? जैसे हमारे मान लो बाबा है, ठीक है, तो उनके जो बालक हमारे पिताजी और चाचा जी, उनके वो दोनों क्या है? एक ही पुरुष से आए हैं, ठीक है, तो दोनों क्या हुए? सपिंड होंगे, ठीक है। प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या है? ऐसी रिश्तेदारी है जिसमें हम शादी नहीं कर सकते। तो ये याद रखना, टूचा का भी याद रखना और टूछा भी याद रखना, पूछते हैं किसमें परिभाषा दी हुई है, ठीक है। प्रतिसिद्ध नातेदारी का इसका मतलब ये है जिसमें पूर्व पुरुष, जिसमें क्या कहते हैं, सपिंड भी आ सकता है, और क्या आ सकता है हमारा? प्रतिसिद्ध नातेदारी भी आता है। क्या होता है ये? इसमें जिन लोगों से हम शादी नहीं कर सकते, किससे नहीं कर सकते? यदि उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, यदि उनमें से एक दूसरे की पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी हो या पति रहा हो, ठीक है। ये जो बता रहे दादा मामा चाचा दादी मौसी, जिससे हम शादी नहीं कर सकते, एज ए हिंदू तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो कि हम किससे शादी नहीं कर सकते, है ना, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। चलो नातेदारी के अंतर्गत कौन आता है? चलो, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। अध्यारोही प्रभाव मतलब है जिस दिन ये एक्ट बना था उसके बाद से ही ये लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस अधिनियम के अनुसार एक से अधिक विवाह नहीं किया जा सकता। अब 1955 को 18 मई 1955 को जब ये अधिनियम लागू हुआ था, उसके बाद से जिन लोगों ने एक से अधिक विवाह किया होगा उनके ऊपर लागू होगा। बट 18 मई से पहले 17 मई को जब ये विवाह हुआ होगा तो उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ उनके अधिकार होंगे, जैसे तलाक लेने के कुछ ऐसे अधिकार उनको दिए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से हिंदू विवाह।
देखो सेक्शन 5 पे हम लोग आ गए। हिंदू विवाह क्या है? हिंदू विवाह की शर्तें सेक्शन 5 में दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता भी है, ये भी देख लेते हैं। दो हिंदुओं के बीच विवाह, देखो बहुत अच्छी चीज यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो हिंदुओं के बीच विवाह, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है कि एक पुरुष होना चाहिए और एक महिला होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि दो हिंदू होने चाहिए। तो क्या लेस्बियन और गे या एलजीबीटी विवाह ये मान्यता देता है? देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। नहीं देता, कैसे नहीं देता भी पता चल जाएगा। यहाँ तो लिखा है दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकता है। अनुष्ठापित का नियम कहाँ दिया है? इसी में सेक्शन 7 में दिया है, ठीक है। तो सेक्शन 7 के अनुसार क्या किया जाए? अनुष्ठापित किया जा सकेगा। निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी तब। क्या है ये शर्तें? विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर का कोई जीवित पत्नी हो और ना वधु का कोई जीवित पति हो, ठीक है। देखो यहाँ बोल रहा है पति या पत्नी, जैसे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो उसकी पहली वाइफ जीवित नहीं होनी चाहिए, या वाइफ है तो उसका पहला हस्बैंड जीवित नहीं होना चाहिए। इसमें डिवोर्स वाले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डिवोर्स वाले पति पत्नी नहीं रह जाते, है ना। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, देखो जो भी हमने पूछा दोनों हिंदू होने चाहिए, तो कैसे पता चलेगा एक पुरुष हो एक महिला हो? पहला वाला ही बता दे रहा है, नववर की कोई जीवित पत्नी हो, इसका मतलब एक पक्षकार मेल है और एक पक्षकार क्या है? फीमेल है, ठीक है। और नववधु का कोई जीवित पति हो, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि दोनों पक्षकार में से एक क्या होना चाहिए? पुरुष और एक महिला। दूसरी शर्त क्या है? देखो अगर वो ऐसा विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह यहाँ पे हम बता दे रहे हैं क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। दूसरा वाला विवाह और दंडनीय भी होगा। आईपीसी में था, बीएनएस में भी है, ठीक है। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मति देने में असमर्थ न हो। तो विधिमान सम्मति क्या होती है? वही सम्मति जो हम संविदा करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसी संविदा ऐसा विवाह हो जाए तो? ठीक है, बिल्कुल वही जो संविदा के साथ होता है, पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्य होगा, ठीक है, मतलब शून्य करना ही होगा। विधिमान सहमति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो और वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, ठीक है, उससे उन्मुक्तता का बार बार दौरा पड़ता है। तो तीनों प्रकार में से कुछ भी होने पर विवाह क्या होगा? शून्य करनी होगा, ठीक है। नाउ थर्ड, विवाह के समय पर वर 21 और वायु 18 वर्ष की पूरी कर ली हो। नाउ क्या होगा अगर इससे कम है? तो क्या माइनर से विवाह किया गया माइनर से किया गया विवाह मान्य होता है? बिल्कुल मान्य होता है, ठीक है। शून्यकर्णी होता है बस, ठीक है। महिला की यौनावस्था प्राप्त करने पर वो शून्यकर्णी होता है। महिला को यौनावस्था का विकल्प प्राप्त है। यौनावस्था मतलब जब 18 साल की पूरी हो जाएगी तो वो शून्य करा सकती है, ठीक। ओके, तो बहुत नीचे आ गए हम लोग, ठीक है। ऐसा भी मान्य होता है, शून्यकर्णी होता है लेकिन मान्य होता है, ठीक है, शून्य नहीं होता है। और इसमें दंड किसको दिया जाता है? जिसने ऐसा विवाह करवाया होगा। अगला, दोनों पक्षकारों में से हर एक को साधित होने वाली रूढ़ी या प्रथा में से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वो प्रतिष्ठित दिनांक की डिग्रियों के भीतर न हो। जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिष्ठित नातेदारी डिग्रियों के भीतर न हो। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि प्रतिष्ठित नातेदारी के भीतर अगर शादी हुई, जो हमने अभी त्रिचा में देखा था, ठीक है, सॉरी त्रिच्छा में देखा था, प्रतिष्ठित नातेदारी, ऐसा किया गया विवाह शून्य होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस एरिया में जहाँ ऐसा विवाह हो रहा है, जिन कास्ट में, जिस जाति में ऐसा विवाह हो रहा है, वहां पर ऐसी कोई रूढ़ी है जहां पर प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह हो सकता है, तब ऐसा विवाह मान्य होगा ना। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक दूसरे के सपिंड से शादी कर रहे हैं तब भी विवाह क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन कब? अगर ऐसे जगह रूढ़ी या प्रथा में मान्य है ऐसा विवाह, तब शून्य नहीं होगा, ठीक है। रूढ़ी और प्रथा अपवाद में आएगी। सेक्शन सी, विवाह में अभिभावकता, ये बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, सॉरी। चलो, विवाह के लिए कर्मकांड। नाउ विवाह के लिए कर्मकांड क्या है? रूढ़िगत रीति जो वहां का विवाह होगा, अगर वहां पर ऐसी रीति है कि पेड़ से उल्टा लटक के विवाह संपन्न होगा हिंदू के अनुसार, तो ठीक होगा, वैसे किया जाएगा जैसा उस एरिया में कर्मकांड होता होगा, ठीक है। नाउ जहां पर ऐसी रीति, देखो यहाँ पे सप्तपदी ली गई, ठीक है, अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु 7 पद चलेंगे, 7 कदम चलेंगे, 7 फेरा नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अब अगर कहीं पर 4 पद, 4 फेरा, 3 फेरा, 2 फेरा, कहीं 8-10 फेरा का भी नियम है, तो
जैसे ही 10वां पद पूरा हो जाएगा वैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा। मोस्टली नॉर्मली क्या होता है, 7 फेरे का नियम होता है। तो जैसे 7वां फेरा पूरा होगा विवाह पूर्ण होगा। जब तक 7वां फेरा पूर्ण नहीं होता विवाह कभी भी पूर्ण नहीं होगा, अगर 6 फेरे पे कोई रोक दे रहा है। बट वहां अगर 7 फेरे का नियम है, जहाँ 7 पद का नियम है, तो 7वां पद पूरा होने के बाद ही क्या होगा, नियमतः वो विवाह पूरा होगा। चलो, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। देखो, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराना आवश्यक नहीं है, बट क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द हर राज्य ये नियम लगाए कि विवाह के बाद हर एक जोड़े को जल्द से जल्द अपना विवाह का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। नाउ, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण किस सेक्शन में, सेक्शन 8 में। और विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराना बाध्य नहीं है, लेकिन फीस देकर कोर्ट में आप इसको कराओगे ऐसा नहीं। और इसको बाध्य बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है। नाउ, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण, ये क्या होता है? दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, देखो, जब बिना उचित कारण के पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और ये अपने शादी वाले अधिकारों को पूरा नहीं करते, दायित्वों को, तो उसी को कहते हैं एक दूसरे से अलग हो जाना। और कोर्ट क्या करता है, पति या पत्नी को आदेश देता है, जो भी अलग हुआ है, जैसे हस्बैंड से वाइफ अलग हो गई बिना किसी उचित कारण के, तो वाइफ को जो पीड़ित पक्षकार है या हस्बैंड होगा, वो कोर्ट में जाके क्या करेगा, वाइफ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी देगा कि इनको मजबूर किया जाए कि मेरे साथ आके रहें। तब अगर साबित हो जाता है कि बिना किसी उचित कारण के पत्नी अलग रही है, तब कोर्ट सेक्शन 9 की अर्जी देता है। ठीक है। और पत्नी को कहता है कि आप जाके पति के साथ रहो, या पति अलग रह रहा है बिना उचित कारण के, तो उसको भी कहता है कि आप जाके पत्नी के साथ रहो। यही है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। ठीक है। न्यायिक पृथक्करण क्या है, देखो, विवाह का कोई पक्षकार, ठीक है, चाहे वो इस अधिनियम को उसको नहीं जाने, ठीक है, एक्स्ट्रा वो किसी आधार पर पति पर पत्नी की दशा में, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, पत्नी की दशा में उस धारा की उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी धारा पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती है, न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए पेश कर सकता है। नहीं, नौ क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ में किसी कारण से अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी पक्षकार, चाहे कोई भी नहीं, मतलब पीड़ित पक्षकार या कोई भी, मोस्टली हम पीड़ित के साथ ही चलते हैं, ठीक है, क्या कर सकता है, सॉरी, क्या कर सकता है, कोर्ट में अर्जी दे सकता है। किन आधारों पर, वही अधिकार जो सेक्शन 13 में तलाक के लिए है, ठीक है, कि हमें क्या किया जाए, इनसे अलग रहने की अनुमति दी जाए। ठीक है। ये डिक्री कोर्ट देता है जिसमें दोनों को, पति पत्नी को फिर अलग रहना रहता है। इस बीच, इस न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बीच अगर दोनों पक्षकार सहमति से संबंध बना लेते हैं तो उनका ये डिक्री समाप्त हो जाती है और उनका रिश्ता कायम हो जाता है। बट अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के समय काल में पति पत्नी कोई संबंध नहीं बनाते, उनका कोई बात नहीं बनती है, तो इस आधार पर वो तलाक की डिक्री भी न्यायालय में डाल सकते हैं। ठीक है। अगर चाहें तो बात बन गई है तो कोर्ट में जाकर इस डिक्री को विखंडित भी करा सकते हैं। चलो, अब देखते हैं विवाह का शून्य अकृतता। अकृतता का मतलब होता है शून्य होना, और विवाह विच्छेद क्या होता है। शून्य विवाह, तो हमने देखा खंड 5 के खंड 1, ठीक है, तो धारा 5 के खंड 1 में क्या था, जब एक से अधिक विवाह के बारे में था, 4 प्रतिशत नातेदारी और 5, ठीक है, सपिंड से विवाह। अगर ऐसे किसी से विवाह, अगर इसका उल्लंघन करके विवाह किया जाता है, ठीक है, वहाँ वहाँ की रूढ़ी और प्रथा के उल्लंघन में नहीं है ऐसा विवाह, ठीक है, वहां से कोई रूढ़ी प्रथा नहीं थी, तब ऐसा किया गया विवाह शून्य होगा। ठीक है। लेकिन पीड़ित पक्षकार को कोर्ट से इसकी डिक्री की क्या करनी होगी, प्राप्त करनी होगी, और उस डिक्री को घोषित करवाना होगा ताकि अन्य लोग भी जान सके कि हाँ, इन्होंने जो विवाह किया था वो शून्य था। ठीक है। शून्यकरणीय विवाह क्या होता है, ऐसा विवाह जो पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्य होता है। ठीक है। सबसे पहले जब इसका क्या है, जब प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हो पाया, तो प्रत्यार्थी कौन है, नहीं हुआ है। ठीक है। देखो, जब पीड़ित पक्षकार नहीं बल्कि दूसरे पक्षकार, सामने वाले पक्षकार के कारण नपुंसकता, इसमें हस्बैंड और वाइफ नहीं लिखा है, इसलिए दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। उनका रिलेशनशिप शादी के बाद नहीं बन पाया, या धारा 5 के खंड 2 का उल्लंघन हुआ। 5(2) में क्या था, व्यक्ति क्या नहीं था, अपनी स्वतंत्र सहमति देने में क्या नहीं था, समर्थ नहीं था। ठीक है। या उनकी सम्मति बल प्रयोग द्वारा या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त की गई थी। ठीक है। प्लस
प्रत्यर्थी विवाह के समय Okay. जब बल प्रयोग ठीक है, बल प्रयोग के द्वारा उनकी सहमति, कपट के द्वारा सहमति ली गई थी। कपट का पता चलने के बाद 1 वर्ष के अंदर या जिस दिन बल प्रयोग समाप्त होता है उसको के 1 वर्ष के अंदर पीड़ित पक्षकार क्या करेगा, विवाह को शून्य करने के लिए शून्य करने की अर्जी देगा। ठीक है, नाउ न्यायालय इसकी अर्जी ऐसे अपने आप से नहीं लेगा। न्यायालय कुछ तथ्य देखेगा। अगर जो अर्जी देने आया है, अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनिभज्ञ था, मतलब जो जो पीड़ित बता रहा है, जैसे पीड़ित बता रहा है कि मुझे पता नहीं था कि विवाह कपट से हुआ है। ठीक है, तो क्या वो सच में नहीं जानता था जब विवाह कपट हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलो 1 वर्ष के अंदर ऐसी अर्जी आई है कि नहीं। दूसरा, जिस दिन अर्जीदार को पीड़ित को पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद उसने अपने मतलब सामने वाले पार्टनर के साथ सम्मति से, कंसेंट से रिलेशनशिप तो नहीं बनाया। चलो देखते हैं विवाह विच्छेद का आधार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आधार ये है जारता। ठीक है, जारता क्या होता है, जो पति हस्बैंड या वाइफ है उससे भिन्न किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाना। आप एक बार भी बनाए हो तो आपको डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक बार ऐसा हुआ है तो हमें एक चांस देना चाहिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति बार बार ऐसा कर रहा है। ठीक है, शादी के अनुष्ठान के बाद पीड़ित पक्षकार के साथ क्रूरता हुई है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक। देखो इसमें पति पत्नी लिखा है, पक्षकार लिखा है, तो पत्नी के साथ भी क्रूरता हो सकती है, पति के साथ भी हो सकता है। शादी के बाद कम से कम 2 साल तक बिना किसी कारण के पीड़ित को दूसरे पक्षकार ने क्या कर दिया हो, त्याग दिया हो। ठीक है, या दूसरा पक्षकार हिंदू नहीं रह गया, धर्म बदल लिया है, या नास्तिक हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, या सामने वाला पक्ष, दूसरा वाला पक्षकार इस तरह का मानसिक रूप से बीमारी से कथित है कि जो पीड़ित पक्षकार है जिसने डिवोर्स की अर्जी दी है उसको यह एक आशंका लग रही है कि वो प्रत्यर्थी के साथ, वो जो दूसरा पक्षकार है उसके साथ, मान लो वाइफ ने अर्जी दी है और हस्बैंड इस प्रकार की मानसिक स्थिति से ग्रसित है, या हस्बैंड ने अर्जी दी है, पत्नी इस प्रकार की मानसिक स्थिति से ग्रसित है कि उसको जान का खतरा हो सकता है, किसको, पति को। ठीक है, जिसने डिवोर्स की अर्जी दी है। ठीक है, नाउ फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है। इसका नंबर करके मैप करके याद कर लेना इसको। ठीक है, असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। ठीक है, देखो कुष्ठ रोग हटा दिया गया है यहाँ पे, असाध्य रोग आप ले सकते हो। ठीक है, कुष्ठ रोग में भी जो एकदम हाई लेवल का होता है वो वाला कुष्ठ रोग। नाउ ऐसे एक संचारी क्या नाम फिजिकल बीमारी से गठित है दूसरा पक्षकार, पीड़ित नहीं। ठीक है, पीड़ित तो डिवोर्स लेने आया है, उसने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। किसने, दूसरे पक्षकार ने। जिसने डिवोर्स लेने आया वो नहीं, उसका दूसरा पक्षकार, मतलब हस्बैंड लेने आया तो पत्नी ने, या पत्नी लेने आई तो हस्बैंड ने। ठीक है, और दूसरा पक्षकार वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, दूसरा पक्षकार जीवित। देखो फॉर एग्जाम्पल पत्नी डिवोर्स अगर लेने आई है तो दूसरा पक्षकार वो पति, तो दूसरे पक्षकार मान लो पति की 7 वर्ष से उससे अधिक कालावधि के भीतर से कुछ पता ही नहीं कि कहाँ है वो। ठीक है, अगर वो जीवित है कि नहीं कहा नहीं जा सकता। तो इंडियन एविडेंस ये मानता है कि जो जिस व्यक्ति का 7 वर्ष से कुछ ज्ञात ही नहीं है, बीएससी का भारतीय साक्षरता नियम में भी ये नियम है, जिस व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से कुछ ज्ञात नहीं है उसके बारे में ये धारणा की जाएगी कि वो मृत्यु है, अगर उसके बारे में किसी ने कुछ सुना नहीं है, किसी ने कुछ देखा नहीं है, जिनको उसके बारे में ज्ञात होता अगर वो जीवित होता। ठीक है, चलो अगला क्या है, जिसकी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पूरी हो गई हो वो भी ले सकता है, डिवोर्स फाइल कर सकता है। ठीक है, जिन्होंने दाम्पत्य अधिकारों के कोई प्रतिस्थापन की डिग्री ली थी लेकिन रिलेशनशिप बन नहीं पाया। ठीक है, दूसरा पक्षकार साथ में रहने से मना कर दिया तब भी ले सकते हैं। देखो ये सेक्शन 11 में था और ये सेक्शन 9 में था। ठीक है, सॉरी ये सेक्शन 9 में था और ये सेक्शन 10 में था। चलो कुछ आधार से पत्नी को दिए गए हैं, तो धारा 13 की उपधारा 2 का मन में देखते हैं किस आधार पर दिया गया है। अगर देखो 1955 के पहले विवाह हुआ था और दूसरी पत्नी पति की जीवित है तब भी ले सकते हैं। ठीक है,
यह विवाह के बाद पति क्या करता है, पत्नी से अननेचुरल रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। और पति क्या कर रहा है, पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा है, जबकि पत्नी क्या कर रही है, उचित कारण से पति से अलग रह रही है। या पत्नी की शादी क्या हो गई थी, 15 साल पूरा होने के पहले हो गई थी, मतलब वो माइनर थी तभी हो गई थी, ठीक है। अब पत्नी 18 साल की हो गई है तो वो डिवोर्स चाहे तो ले सकती है, लेकिन 18 साल पूरा होने के 1 साल के अंतर्गत उसे ये करना होगा, ठीक है। 13 का विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष देता है। अच्छा। 13 भी पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद का बताता है। इसमें क्या होता है, देखो शादी के 1 साल के अंदर आप, सॉरी अभी तो हम देख लेते हैं क्या है। शादी के डिवोर्स फाइल करने के 6 महीने बाद कोर्ट जो है, 6 महीने से पहले कोर्ट अर्जी को नहीं सुनता, ठीक है। इसमें पति और पत्नी पारस्परिक सहमति से क्या कहते हैं, अर्जी को डालते हैं। तारीख के 6 मास के पश्चात, ठीक है, कोर्ट क्या करता है, और 18 मार्च के पूर्व दोनों पक्षकारों को कोर्ट बुलाता है। जिस तारीख को अर्जी डालेंगे उसके 6 माह बाद बुलाएगा, और 18 माह के पहले, ठीक है। अगर इसके बाद इस बीच में उन्होंने अर्जी वापस नहीं ली है तो उनको डिवोर्स हो जाएगा। देखो, विवाह से कम 1 साल के भीतर कोई भी डिवोर्स की अर्जी दोनों लोग अगर कंसेंट से भी डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन हर चीज का अपवाद होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि परिस्थिति ऐसी है तो वो ले सकता है। धारा 15 क्या कहती है, कब पुनः विवाह कर सकेंगे। तो देखो, जब डिवोर्स हो गया तो मतलब कोर्ट नंबर ए में डिवोर्स हुआ तो ये नहीं कि आप कोर्ट नंबर बी में निकलोगे और शादी कर लोगे, नहीं। जब अपील का समय भी बचा हुआ है और अपील हो गई है तब भी आप दूसरी शादी नहीं करोगे, या अपील का समय बचा हुआ अपील नहीं हुई है तो आप अपील होने का वेट करोगे। अगर समय बीत जाए अपील नहीं हुई तो आप शादी कर लो। मान लो आपने शादी कर ली दूसरी, और सामने वाले पक्षकार ने अपील कर दी और हायर कोर्ट ने क्या किया, उस डिवोर्स को रद्द कर दिया, तब आप द्विविवाह के बहु विवाह के दोषी हो जाओगे, है ना। इसीलिए जब तक अपील की टाइम ना बीते आपको नहीं करना है। देखो सेक्शन 16 क्या करता है, शून्य और शून्य करनी विवाहों में आपत्तियों की धर्मस्थता बताता है, ठीक है। तो विवाह चाहे शून्य हो चाहे शून्य करनी हो, बच्चे क्या होंगे, धर्मज होंगे। ना ये रहा द्विविवाह के लिए दंड। कहाँ मिलेगा आपको दंड, देखो द्विविवाह क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। और आईपीसी 495 में दंडनीय होगा। नाउ बीएनएस में अलग धारा है, ठीक है। कुछ शर्तों का के उल्लंघन के लिए दंड, तो हाँ, जब हमने शून्य विवाह शून्य करने विवाह देखा था तभी मैंने बोला था कि दंड नहीं होना चाहिए, फिर नहीं दिखा तो मैंने कहा हो सकता नहीं हो, कुछ मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं रही थी। सेक्शन 18 में था, ठीक है। सेक्शन 18 5(3), जहाँ 5(3) क्या था, चलो आप कमेंट में बताना, ठीक है। का उल्लंघन करके कोई विवाह करेगा, 5(3) में मैं बताती हूँ। एज थी, माइनर की शादी हो रही थी, ठीक है। वो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, या जुर्माने से, या लगा हुआ है तो ऑप्शनल होता है, जो 1 लाख रुपए तक हो सके, अथवा दोनों से, ठीक है। नाउ जो 5 या 4 प्रतिशत नातेदारी या सपिंड में शादी करेगा, ठीक है, वो सादे कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी दंडित होगा, या जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से। अब देखो, जो माइनर वाली शादी है उसमें माइनर को दंड नहीं दिया जाता है। अगर पति माइनर नहीं है, मेजर है, पत्नी माइनर है, तब पति को दंड मिलेगा, दोनों पक्षकार में से अगर कोई मेजर है। लेकिन अगर दोनों माइनर है तो जो विवाह कराता है पंडित से लेकर अभिभावक तक, उनको दंड दिया जाएगा। कितना दंड होगा, 2 साल तक का कठोर कारावास, ठीक है, 2 साल तक का कठोर कारावास, या 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों। चलो, आधिकारिकता और प्रक्रिया। वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थित की जा सकती है, तो हमेशा याद रखना, सिविल अधिकारिता जिस सीमा में पति या पत्नी रहे हैं, या दोनों में से कोई पहली बार लास्ट टाइम साथ रहा है, या दोनों में से कोई निवास करता है, ठीक है, वहां होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जिला न्यायालय के समक्ष होगा डिवोर्स की डिग्री। क्यों, क्योंकि जिला न्यायालय एक बड़ा न्यायालय होता है
और उसको काफी अनुभव होता है। एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सोशल समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अर्जियों और वस्तुओं का सत्यापन, सेक्शन 21। ठीक है। हम्म, किसका किसका कार्यवाही का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना, सेक्शन 22 कहता है। ठीक है। मतलब जो डिवोर्स से संबंधित कार्यवाही हो रही है उसको मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ये कार्यवाही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की है तब प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। तब उस पर कोई रोक नहीं है, धारा 22 कह रही है। कार्यवाहियों की टिकरी धारा 23 में है। चलो, विवाह विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों प्रत्यर्थी को वाद लंबित रहने तक भरण पोषण और व्यय। देखो देखो इसमें सेक्शन 24 क्या बात कर रहा है कि जब केस चल रहा है तब जो भरण पोषण होगा और कार्यवाही का खर्चा होगा उसकी बात हो रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि इसमें सिर्फ पत्नी को नहीं, अगर पति के पास पैसा नहीं है तो पति भी क्या कर सकता है, पत्नी से कार्यवाही जब तक चल रही है उससे भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। तो ये मात्र एक ऐसी धारा है जिसमें हिंदू पुरुष को भरण पोषण का नियम शामिल है। ठीक है। 25 जो है केस खत्म होने के बाद भरण पोषण की बात कर रहा है जो कि पत्नी को मिलेगा। ठीक है। जबकि 24 पति और पत्नी को कार्यवाही के दौरान प्राप्त कर रहा था। अपत्यों की अभिरक्षा की बात धारा 26 में है। अपत्य किसके पास जाएंगे? देखो, सीधी सी बात है, अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो माँ के पास रहेगा। ठीक है। लेकिन जब तक कार्यवाही चल रही है तो जो बच्चे के भरण पोषण शिक्षा से संबंधित कोई केस है तो उसको 60 दिन के अंदर निपटाया जाएगा। ठीक है। संपत्ति का व्ययन कैसे किया जाएगा? ये इसका व्ययन कोर्ट करवाएगा। अगर पति पत्नी दोनों की संयुक्त प्रॉपर्टी है तो जैसा कोर्ट उचित समझे। चलो, डिक्रियों और आदेशों की अपील। कोई कोर्ट अब डिक्री आदेश दिया है तो उसकी अपील कैसे होगी? सामान्यतः जिस न्यायालय में होती है। ठीक है। लेकिन देखो, हमेशा कितने दिन के अंदर होगी ये याद रखना है आपको, तो 90 दिन के अंदर होगी। जैसे फॉल मान लो कि जिला न्यायालय, तो उसकी अपील कितने दिन के अंदर होती है? जिला न्यायालय उसकी अपील होती है हाई कोर्ट में, तो हम और हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में होती है। कितने दिन के अंदर होगी जिला न्यायालय की अपील? अगर हाई कोर्ट में करना हो तो 90 दिन के अंदर, जिस दिन क्या हुआ है, डिग्री आई है, आदेश आया है। ठीक है। चलो, आवृत्ति हो गई 29 में और नेशन हो गया। ये शॉर्ट में हमने क्या किया, एक क्लास में इसका रिवीजन कर लिया। अंदर अच्छे से पढ़ना है तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तक के लिए बाय बाय, प्लीज टेक केयर।